दर्शकों, साइबर क्राइम के खिलाफ जंग में एक और साल बीत गया, जहां टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ हमारे हौसलों को बढ़ाया, वहीं हमारी जिंदगी को आसान भी बना दिया। लेकिन इसी बीच साइबर अपराधियों के हौसले भी आसमान छूने लगे। उन्होंने भी ठगी करने के नए नए हथियार अपना लिए। लेकिन इस सब में हम अकेले नहीं थे। हमारी पुलिस, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज भी हमारे साथ थी, जिन्होंने साइबर क्राइम की इस जंग में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। तो आइए जानते हैं कि 2024 में साइबर क्राइम के कौन से नए हथियार सामने आए और 2025 में साइबर अपराधी कैसे वार करेंगे। तो साइबर क्राइम के खिलाफ इस जंग में क्या और कैसे रहेंगी तैयारियां, इस पर जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डीडी मॉर्निंग शो में। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि साइबर अपराध क्यों होते हैं और 2024 में साइबर अपराधियों का मोडस ऑपरेंडी क्या रहेगा। देखिए, साइबर अपराध बढ़ने का कारण डिजिटाइजेशन है। हमारा देश ज्योग्राफिकली बहुत वाइड स्प्रेड है जी। और तरह तरह के हमारे जो लोग दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं, उन तक हमें अपनी सेवाएं पहुंचाने के लिए, ई गवर्नेंस को पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है और उसका ही कहीं ना कहीं साइबर अपराधियों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। इस सुविधा को, टेलीकॉम सुविधा को, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सुविधा को जब सरकार ने बढ़ाया और हर नागरिक तक देश के हर कोने में पहुंचाया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, विश्व में शायद कहीं ऐसा नहीं हुआ है जी। लेकिन उसका कुछ गलत लोगों ने, अपराधियों ने इस्तेमाल किया और इसलिए ये अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बिल्कुल। तो सर, आपसे साथ में ये जानना चाहेंगे कि किसी भी साइबर अपराध को अंजाम देने में जो हमारा ये डर और हमारा ये जो लालच है, इसका ये जो अपराधी हैं किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं। देखिए, मनुष्य तो इन दो बेसिक चीज़ों से बना ही हुआ है और कहीं ना कहीं इन लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया कि लोगों को हम मूर्ख बना सकते हैं, बेवकूफ़ बना सकते हैं और बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी लालच का काफ़ी प्रयोग किया गया है और कहीं कहीं डर का प्रयोग किया गया है और इसमें साइबर अपराधी काफ़ी सक्सेसफुल होते नज़र आ रहे हैं। हालांकि जितनी भी हमारी एजेंसीज़ हैं, बैंक्स हैं और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं देख रहा हूँ दूरदर्शन लगातार इस पर प्रयास कर रहा है और बहुत अच्छे कार्यक्रम सुबह सुबह और दिन में कई बार करता है ज़रूरत पड़ने पर। तो और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लोगों को सचेत किया है, तो उससे लोग काफ़ी सचेत भी हुए हैं और मुझे लगता है अब अपराधी काफ़ी डिफेंसिव मोड में आ गए हैं और काफ़ी लोग मिलते हैं, मुझे बताते हैं कि साहब हमारे पास इस प्रकार की कॉल आई और हम समझ गए और हमने बिल्कुल उसको एंटरटेन नहीं किया। तो सर, यही हम आपसे जानना चाहेंगे कि साइबर अपराधी कैसे कई बार लोगों को ऑफ द गार्ड्स पकड़ लेते हैं, जिससे लोग अपनी इग्नोरेंस की वजह से उनके साइबर अपराधों का शिकार हो जाते हैं। देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, साइकोलॉजी तो है ही है जी। लोग अपने काम में व्यस्त हैं। सुबह सुबह आपका मॉर्निंग शो देखने के बाद ऑफिस के लिए तेज़ी से निकल रहे हैं और उस समय अगर कोई कॉल आ जाए तो शायद वो पूरी तरीके से अलर्ट नहीं होते, तैयार नहीं होते और बातों में आ सकते हैं। कई बार ऐसी बात उन्हें बताई जाती है जिसे दिल को छू जाती है या दिल पर अटैक कर जाती है और वो जल्दीबाजी में निर्णय ले बैठते हैं। तो इसमें जो सबसे आवश्यक है हमारे यहाँ कि अगर आपको कोई चीज़ फ़ोन पर बताई जा रही है या चाहे वो लालच है या डर है, थोड़ा सा समय लें और उसको सोचें, क्योंकि कोई फिजिकल हार्म तो आपको हो नहीं रहा है। अगर आपने 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट सोच विचार कर निर्णय लिया तो आपका कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं। तो जब भी आप ऑनलाइन किसी चीज़ के बारे में निर्णय ले रहे हैं तो अगर थोड़ा सा समय उसको दें, 5 मिनट 10 मिनट दें, या अगर आप जल्दीबाजी में हैं, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो निर्णय ना लें, उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें। जब आप राइट फ्रेम ऑफ माइंड में हो, निर्णय लें, तो मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से सही दिशा में होंगे। बिल्कुल। तभी तो डीडी मॉर्निंग शो हर मंगलवार साइबर अलर्ट लेके आता है ताकि हम लोग सचेत रह सके और सुरक्षित रह सके। मैं लगातार आपके इस प्रयास को देख रहा हूँ और मैं दाद देना चाहूंगा और मुझे लगता है कि लाखों लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे। बिल्कुल। तो सर, इस साल 2024 में 2 बड़े स्कैम्स हुए, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स और डिजिटल अरेस्ट। तो हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा अवेयर कीजिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट के नाम पर व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों को कांटेक्ट किया गया और उनको ये बताया गया कि कुछ शेयरों की लिस्टिंग से पहले ही उनको अगर वो इन्वेस्ट कर दें, जो एडवाइजर्स हैं, तो उनको बहुत अच्छा फ़ायदा लिस्ट होने पर होगा। दूसरा, उनको ये भी बताया गया और ऐसे ग्रुप्स बनाए गए, टेलीग्राम चैनल्स बनाए गए जहाँ पर लगातार ये चैटरिंग हो रही थी कि मैंने बस कल लगाया और आज मेरा शेयर बढ़ गया,
मैंने 15 दिन पहले लगाया, मेरा 1.5 गुना बढ़ गया। उससे क्या हुआ कि जो नए नए लोग उसमें जुड़े उनको लगा कि ये बहुत अच्छा है। अच्छा, उसमें बड़े अट्रैक्टिव और फॉरेन जैसे नाम भी लाए गए, महिलाओं से बात कराई गई, तो लोग अट्रैक्ट होके एक बड़ी रकम उन अनसॉलिसिटेड जो चैनल्स थे, बिल्कुल अनऑथराइज चैनल्स थे, उनके थ्रू लगा दिए उन्होंने पैसे। और बाद में पता चला कि वो 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ जो उन्होंने लगा दिए हैं, लोगों ने पूरी अपनी इन्वेस्टमेंट सेविंग्स, पूरी रिटायरमेंट सेविंग्स लगा दी। वो पूरी तरह से क्रिमिनल्स के पास चली गई। जो ऐप बनाए गए थे जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि आपका जो 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है वो 70 लाख हो गया, 90 लाख हो गया, वो पूरी तरह फेक और नकली थे। कुछ भी नहीं हुआ, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट उनके नाम पे कोई शेयर नहीं खरीदे। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम चलता रहा और इसमें काफ़ी लोगों ने बड़ी रकम गंवा दी। तो जितने भी लोग हैं, अगर आप किसी भी प्रकार से शेयर मार्केट या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जो सेबी अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, केवल उन्हीं की मदद लें और पैसा जमा करते समय सिर्फ और सिर्फ जो संस्थाएं हैं उनके अकाउंट में ही जमा करें। अक्सर ये पैसा निजी लोगों के खाते में चला गया और जब आपने जमा किया तो आपको पता ही नहीं चला कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। बिल्कुल। और यहीं पे अगर डिजिटल अरेस्ट की बात करते हैं, डिजिटल अरेस्ट एक अजीब तरह का नया क्राइम, साइबर क्राइम बन के उभरा। हालांकि ऐसी कोई अरेस्ट है नहीं, कोई कानूनन डिजिटल अरेस्ट कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन फ़ोन करके ख़ास तौर पे लोगों से कहा गया कि उनके खिलाफ कुछ जांच हुई है और जिसमें यह पाया गया है कि वो अपराधी हैं और तुरंत वो वीडियो कॉल पर आए, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर आए या फिर स्काइप कॉल पर आए और उन्होंने सामने देखा कि एक पुलिस का रूम बना हुआ है, उसमें पुलिस अधिकारी बने हुए लोग बैठे हुए हैं और उनको ये कहा गया कि वो कहीं जा नहीं सकते हैं। 24 घंटे 48 घंटे तक लोगों को बाथरूम तक जाने के लिए इजाज़त नहीं दी गई और उनको बुरी तरह से डराया धमकाया गया और तरह तरह के अपराधों के बारे में कहा गया कि उनका एक एनवेलप जो कि हांगकांग या ऐसी कहीं जगह जा रहा है और उसमें ड्रग्स पकड़े गए हैं और उसमें बहुत सारे नकली पासपोर्ट और नकली आधार कार्ड पकड़े गए। इस तरह की कुछ बातें बता के लोगों को काफ़ी डरा दिया गया और फिर उनको ये कहा गया कि उनका पैसा आरबीआई में जमा किया जा रहा है और उसकी जांच की जाएगी, उसका वापस कर दिया जाएगा। तो लोग बड़े आश्वस्त हो गए कि चलिए कोई बात नहीं है, हम तो सरकार को ही दे रहे हैं, जबकि वो निजी खातों में चला गया और स्कैम्ड हो गए लोग। तो सर जब स्कैम हो जाए तो फिर लोग क्या करें? स्कैम हो जाने के बाद तुरंत 1930 अगर फाइनेंशियल लॉस हुआ है उनको इन्फॉर्म करें। 1930 आपके पैसे को आगे ट्रांसफ़र होने और अपराधियों द्वारा निकाले जाने को रोकने का प्रयास तुरंत ही करता है। उनका पूरा कोऑर्डिनेशन है पूरे देश भर के बैंकर्स के साथ में, वो बहुत ही आवश्यक है, वो करें। इसके अलावा cybercrime.gov.in पर भी अपनी विस्तृत शिकायत करें और अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो नियरेस्ट थाने में जा सकते हैं। संकोच ना करें, कभी ये ना सोचें कि अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं तो इतना पढ़ा लिखा या होशियार या डिस्ट्रेस ना फील करें, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये बहुत आवश्यक है। अगर आपने तुरंत सूचना नहीं दी तो अपराधी आपकी जो अमाउंट है उसको दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर करके देश के बाहर भी ले जा सकते हैं या कैश विड्रॉल कर सकते हैं और फिर उसकी रिकवरी की संभावना काफी कम हो जाती है। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर इन सब चीज़ों के बाद भी अगर साइबर अपराध से बचना है तो उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बहुत बेसिक चीज़ें, और हमारे यहाँ देश में आरबीआई ने एक OTP वन टाइम पासवर्ड, मैं कल ही अमेरिका में कोई पेमेंट कर रहा था अपनी मेंबरशिप को और वहाँ OTP नहीं पूछा गया और मुझे बड़ा अजीब लगा कि कार्ड से पेमेंट किया तो वहाँ नहीं है, लेकिन हमारे देश में है। तो OTP जो वन टाइम पासवर्ड है उसको किसी के साथ किसी भी परिस्थिति में शेयर ना करें। कभी भी बैंक आपसे नहीं पूछेगा, इंश्योरेंस कंपनी आपसे नहीं पूछेगी। दूसरी चीज, फ्री वाले लिंक्स उसको क्लिक ना करें, उससे आपका फोन हैक हो सकता है, आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है। और तीसरी चीज, जल्दीबाजी में निर्णय ना लें। अगर आपको 90% की छूट किसी अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट पर दी जा रही है तो तुरंत सतर्क हो जाएं कि शायद ये छूट में आपका बहुत नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है ये बहुत बेसिक चीजें हैं। हमारे यहाँ एजेंसीज ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, साइबर क्राइम से बचेंगे। बिल्कुल। तो सर, कोई ना चाहते हुए भी अगर साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है तब फिर उन्हें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि
हम सभी नहीं चाहते हैं लेकिन शिकार हो सकते हैं। जी देखिए, एक तो हमारी नेशनल साइबर हेल्पलाइन है 1930, जी जिस पर फ़ोन करके तुरंत सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा cybercrime.gov.in एक भारत सरकार की गृह मंत्रालय की वेबसाइट है, उस पर आप अपनी शिकायत लिख सकते हैं। कहीं से भी कहीं भी आपको समस्या होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका अकाउंट दिल्ली में है और आप अगर अभी आसाम की यात्रा पर हैं तो शायद आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे शिकायत करूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कहीं से भी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से शिकायत नहीं करना चाहते या आपको लगता है थोड़ा सा, तो आप किसी भी नियरेस्ट थाने में जी जा सकते हैं। और जैसा कि अब नए कानून में बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि आपको कहीं भी समस्या हुई है, आप कहीं भी अपनी एफआईआर या शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा और भी हमारे कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने शुरू की है, साइबर सुरक्षा के लिए चक्षु के नाम से है। वहाँ पर भी जाकर आप अपनी शिकायत, अगर कोई लगातार स्पैम मैसेज आपको भेज रहा है या ऐसा आपको लगता है कि आपके नाम पर कई और मोबाइल नंबर आ गए हैं, तो ऐसी सुविधाएं भी अब वेबसाइट के माध्यम से आ गई हैं और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें किसी प्रकार का ना तो आपको शुल्क देना है और ना ही कोई लंबा चौड़ा रजिस्ट्रेशन करना है। कोई आपसे आधार नंबर नहीं पूछा जाएगा जिसको आपको याद रखने की जरूरत है, इसलिए ये आसान है। जी बिल्कुल। तो सर 2024 में वो कौन से साइबर अपराध थे जिन्होंने जनता और प्रशासन दोनों को परेशान किया, और आने वाले साल 2025 में साइबर अपराधी कौन से नए हथियारों का इस्तेमाल करेंगे साइबर अपराध को अंजाम देने के लिए? देखिए, साइबर अपराधी सामाजिक प्रकार के अपराध जिसमें महिलाओं और बच्चों को खास तौर पे टारगेट करने का प्रयास किया गया, साइबर बुलिंग है या मॉफ्ड इमेजेस का इस्तेमाल किया गया जिससे महिलाओं को काफ़ी परेशान किया गया, एक्सटॉर्शन भी किया गया, और इसके अलावा सीधे सीधे बेवकूफ़ बना के लोगों के अकाउंट्स खाली करने का एक प्रयास किया गया। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो है लोगों को धमकी दी गई कि आप पुलिस या दूसरे ईडी की तरफ से आपको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें 2024 में लोगों को काफ़ी परेशान करती रहीं। जी। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके लोगों के नकली वीडियो या आवाज़ वॉइस मॉड्यूलेशन से आपके रिश्तेदारों के नाम से फ़ोन किए जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आ रहा है, तो 2025 में साइबर अपराधी इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को अब इसके लिए तैयार रहना चाहिए मानसिक रूप से, और थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसमें कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। तकनीकी तो मनुष्य को हमेशा से फ़ायदा ही पहुंचाने के लिए बनाई गई है, कोई नुकसान के लिए तो बनाई नहीं जाती है। हाँ, कुछ अपराधी तक तो उसका गलत इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सरकार और दूसरी एजेंसीज ऐसे टूल्स लाते रहेंगी जिससे कि लोगों को इससे बचाव किया जा सके। तो सर, जैसे कि आपने पहले बात की कि अब लोग थोड़े अवेयर हो गए हैं साइबर क्राइम्स को लेके, अब थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं, कोई कॉल्स आती है कुछ है तो समझ आता है कि ये फेक है। तो इतनी जागरूकता के बाद काफ़ी लोग अपने आप को जो है बचा लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो जो बाकी हमारे देश के नागरिक हैं जिन्हें अभी इनके बारे में नॉलेज नहीं है, तो उन्हें किस तरह की आप हिदायत देना चाहते हैं कि कैसे वो इस 2000 आने वाले साल में 2025 में अपने आप को इन साइबर क्राइम से बचा सकते हैं? देखिए, एक तो आपके पास अगर वीडियो कॉल्स आ रही हैं अननोन नंबर से, तो आप उसको बिल्कुल एंटरटेन ना करें। वो निश्चित रूप से अपराधी लोग हो सकते हैं। आप नॉर्मल कॉल्स पे पहले बात करके समझें कि क्या वो कोई आपके हित की बात कर रहे हैं या किसी प्रकार का अपराध प्रायोजित कर रहे हैं। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया कि कॉल मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो अगर किसी प्रकार की इमरजेंसी आपको फ़ोन किया जा रहा है तो उसको कॉल बैक करके जो आपके नोन हैं, परिचित हैं, उनसे क्रॉस चेक जरूर करें। तीसरी चीज, लॉ इन्फोर्समेंट के नाम पर अगर कोई आपको फ़ोन कर रहा है तो तुरंत सतर्क हो जाएं। पुलिस या ईडी या सीबीआई फ़ोन के माध्यम से कोई लंबी चौड़ी वार्ता किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो अक्यूज्ड हो या कुछ भी हो, नहीं करती हैं। वो नोटिस भेज के बाकायदा ऑफिस में बुलाते हैं। तो और अगर ऐसा कोई नोटिस आपके पास आता है तो उसमें समय दिया जाता है। उसमें ऐसा नहीं है कि अगले 7 घंटे के अंदर या 7 मिनट के अंदर अगर आपने नहीं उनकी बात मानी तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। कम से कम 7 दिनों का समय दिया जाता है। तो आप सोच विचार के और उसमें कानूनी सलाह भी ले सकते हैं।
तो अगर आप थोड़ा सा रुकेंगे, सोचेंगे और फिर एक्शन लेंगे जी। तो मुझे लगता है आप निश्चित रूप से साइबर क्राइम से सुरक्षित यही रहेंगे। सोशल मीडिया के लिए आप क्या हिदायत देना चाहेंगे उसके इस्तेमाल के लिए, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय अपनी निजी और अंतरंग जानकारी, फोटोग्राफ्स को पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे आप शेयर ना करें। अगर आप अपने क्षेत्र से बाहर कहीं जा रहे हैं जी। तो पूर्व सूचना पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर ना दें, क्योंकि अपराधी उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। आप वीडियोस अपने घर के बना के अपनी लोकेशंस को बार बार सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। निजी जानकारी अगर आप शेयर करते हैं, फाइनेंशियल जानकारी आप शेयर करते हैं, तो फिर आप सोशल मीडिया का, हम तो ये कहेंगे कि मिसयूज कर रहे हैं। यानी सावधान और सतर्क रहने की बेहद बिल्कुल, जरूरत बिल्कुल, है। बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो आज साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल जी डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए और साइबर क्राइम से बचने के उपायों पर हमें जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।